टेंथ के फिजिक्स का ये लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 42 ओनली ऑब्जेक्टिव का है। इसी में से तुम लोगों को 50% लगभग ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब पकड़ा जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे तो थ्योरी तमाम पढ़ चुके हो, इसीलिए ऑब्जेक्टिव उसी थ्योरी में से होता है। पहला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है काल्पनिक? ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बोलो। समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज। तो क्या होगा आंसर? बी होगा। परावर्तन का कोण होता है, तो देखो ये चित्र देखो, ये प्लेन मिरर है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये अभिलंब है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन का कोण, और आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला आ से आपतित, आ से आपतन कोण, समझा? अब प से परावर्तित, अब प से परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है। अब ऑब्जेक्टिव है परावर्तन का कोण होता है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, गलत है। दूसरा, आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, यह आपतन कोण होगा, ये भी गलत है। तीसरा, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, ये भी गलत है। देखो ये है दर्पण का सतह है ना, इस कोण के बारे में कह रहा है, ये तो नहीं है। चौथा, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, सही है ना ये? तो इसमें डी सही है, तो आंसर में होगा डी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। पहला नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, और दूसरा नियम है क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, यानी दो नियम है, तो इसमें बी होगा। बी, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, रियल इमेज? समतल दर्पण में हमेशा इमेजिनरी काल्पनिक बनता है, अवतल दर्पण में इमेजिनरी भी बनता है और वास्तविक भी। जब अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच, बोले थे ना सैलून में कुर्सी रखा जाता है पोल और फोकस के बीच, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद अन्य जगह सिर्फ वास्तविक, तो अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। इसमें है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा तो मिल सकता है, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है, समतल में भी काल्पनिक। डी में है तीनों तरह के दर्पण से नहीं, सिर्फ अवतल दर्पण से, है ना ऐसी बात? तो इसमें होगा बी। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? केवल समतल दर्पण द्वारा, इससे तो आभासी प्राप्त होता ही है। केवल अवतल दर्पण द्वारा नहीं, समतल दर्पण से भी प्राप्त होता है, अवतल दर्पण से भी प्राप्त होता है। केवल उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण से भी प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण से सिर्फ आभासी प्राप्त होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, और समतल दर्पण से भी सिर्फ काल्पनिक, लेकिन अवतल से दोनों प्राप्त होता है। तो डी में उपर्युक्त सभी दर्पणों द्वारा, डी सही है, इसमें डी सही हुआ। तो डी, इतना को तू लोग समझ गया? चलो पहले इतना को उतारो। क्वेश्चन नंबर 6, वस्तु से छोटा यानी बिंब से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो समतल दर्पण में जितना बड़ा बिंब होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब होता है, तो पहला विकल्प गलत है ना। फिर अवतल दर्पण से, तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के बारे में याद करो, अवतल दर्पण में एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वह स्थिति कौन सी है?
वह स्थिति है, ये मान लो पोल है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। तो पोल और फोकस के बीच में जब बिंब को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका प्रतिबिंब एक किरण तो हम लोग गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, जो फोकस से गुजरेगा ना। एक वक्रता केंद्र से लेंगे जो परावर्तन के बाद पुनः अपने ही पथ पर लौट जाएगा। परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर, ये दोनों को पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को पीछे की ओर काटता हुआ प्रतीत होता है, और जितना बड़ा बिंब होता है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है। कब? जब पोल और फोकस के बीच में बिंब रहता है लेकिन बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? 6, वस्तु से छोटा, तो वस्तु से बड़ा हो गया, इसीलिए ये विकल्प गलत है, बी। अवतल दर्पण वाला गलत है ना, और समतल दर्पण वाला तो गलत है ही। इसमें समान, जितना बड़ा बिंब उतना बड़ा प्रतिबिंब। फिर सी में है दोनों, ए एवं बी, नहीं ये दोनों तो गलत साबित हो चुका। लास्ट है उत्तल दर्पण से, तो वास्तव में वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में ही बनता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी। तो आंसर में ही हम चिन्ह मार देते हैं, ये हुआ डी। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है? लगाओ ब्रेन। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है? पहला विकल्प अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल, दोनों ए एवं बी, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब ए या बी पर सोचो। एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज अवतल दर्पण में कैसे प्राप्त होता है? तो याद है टॉर्च के बारे में बतलाए थे, मोटर के हेडलाइट के बारे में। ये अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये है फोकस, समान दूरी पर हो गया वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर तू एक बल्ब सेटिंग कर दो, तो बल्ब से जितने भी किरणें निकलेगी, ये बोले थे ना टॉर्च में, मोटर के हेडलाइट में, तो ये फोकस पर अगर बल्ब लगा दे तो इससे निकलने वाली अनंत किरणें परावर्तन के बाद एक समानांतर किरण पुंज के रूप में लौटेगी। बोलो, तो ये सब समानांतर किरण पुंज के रूप में प्राप्त होता है अवतल दर्पण में, न कि उत्तल दर्पण में। क्वेश्चन भी है किसके द्वारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से, तो एफ हो गया एक बिंदु स्रोत, बल्ब जला दो, समानांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है। तो अवतल दर्पण में फोकस पर रख देंगे तो परावर्तित किरणें सब समानांतर किरण पुंज के रूप में निकलेगी। तो 7वां का आंसर कौन सा होगा? ए। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? जब अवतल दर्पण में फोकस पर प्रतिबिंब तब बनेगा जब वस्तु अनंत पर हो, है ना ऐसी बात। ये अवतल दर्पण है, ये वक्रता केंद्र, इसका आधा फोकस, और ये हो गया पोल। अनंत पर वस्तु है तो अनंत से आने वाली सभी किरणें समानांतर मानी जाती है। तो सभी समानांतर किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो सब फोकस से गुजरेगी, तो फोकस पर एक दूसरे को काटेगी। इसीलिए फोकस पर अत्यंत छोटा बिंदु मात्र का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर अगर कोई बिंब हो तो कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पर स्थित होने से अवतल दर्पण में बिंब का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। समझ गया? इसमें अनंत है। 8वां हुआ अवतल दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बतला है ना, F बराबर R/2। तो ये वक्रता त्रिज्या का ये आधा होता है। ये अगर 20 सेंटीमीटर तो 20 का आधा ये 10 होगा, तो आधी होती है। 10वां अवतल दर्पण में बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो, यानी बिंब की स्थिति फोकस और
ध्रुव के बीच, वही सैलून वाली बात है। ये हो गया पोल, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो अवतल दर्पण में बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा, तब तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी और बड़ा, ये सी सही है, समझ रहा है। तो चलो इसको उतारो। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी मतलब काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है, यानी किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है जब बिंब, बोलो, वही सैलून वाली बात है, के स्थिति में बनता है आभासी सीधा अवतल दर्पण में जब फोकस और पोल के बीच हो। वक्रता केंद्र पर नहीं, गलत। वक्रता केंद्र से परे यानी आगे, गलत। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ये भी गलत। दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच होगा, सही बतला भी है। डी, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, बतलाए थे, मोटर उत्तल दर्पण। बी, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा, सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा, ये सही है। वास्तविक तो बनता ही नहीं है, तो बी सही है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, विकल्प देखो, हमेशा सीधा, बात तो सही है, हमेशा उल्टा, गलत। सीधा और उल्टा दोनों, उल्टा बनता ही नहीं है, हमेशा सीधा बनता है, ये भी गलत। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत, हमेशा सीधा बनता है नहीं सी बात। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण, सैलून में। इतना समझा। अब 16वां, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। ध्यान से देखो क्वेश्चन, कोई दर्पण है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है समतल, तो समतल दर्पण में तो बात सही है, किसी भी दूरी पर रखोगे तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। नज़दीक रखो या दूरी बढ़ाते जाओ, हमेशा सीधा प्रतिबिंब खड़ा होंगे तो मूरी ऊपर, मतलब कमा है, छठा ना, समतल अथवा उत्तल, दर्पण हो सकता है, तो समतल में ऐसा होता है, उत्तल में नहीं होता है। किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, नहीं होता है। उत्तल दर्पण में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और समतल दर्पण में भी होता है। सी में है समतल अथवा उत्तल, यानी दोनों सही है। ऐसी सही है, कैसे सही है समझा नहीं इसको। अवतल दर्पण तो होगा ही नहीं, हमेशा सीधा थोड़ी प्राप्त होता है। तो 16 का कौन सा हो गया, सी। संबंध F बराबर R/2 सत्य है, कहता है चारों में से किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, गलत है। अवतल दर्पण के लिए भी है, ये फोकस दूरी त्रिज्या का आधा दोनों दर्पण के लिए है ना। बी में है अवतल दर्पण के लिए, परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, यानी ये भी गलत है, उत्तल दर्पण के लिए भी है। सी, उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए, यानी सी सही है ना। सही किरण आरेख को चुने। चलो तुम ही लोग बतलाओ, ये समतल दर्पण है, ये आपतित किरण परावर्तित किरण के रूप में ऐसे न लौटेगी, लंबवत तो नहीं लौटेगी, तो ये गलत है। बी में देखो उत्तल दर्पण है, कन्वेक्स मिरर, आपतित किरण तो आ रही है, लेकिन परावर्तित इस ढंग से नहीं होगी, बल्कि आगे में केंद्र होगा, ये फोकस से आता हुआ ऐसे प्रतीत होगा, ऐसे लौटेगी, ऐसे दिया तो भी गलत है। सी, ये अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर, इसमें
प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आने वाली किरण F से गुजरती है, यहाँ C से है, तो ये गलत है। D, देखो ये अवतल दर्पण है, केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद पुनः केंद्र से ही लौटती है, ये सही है, समझा इसको। तो ये D सही है। 19वां, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। यानी गोलीय दर्पण में अवतल है कि उत्तल ये नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही दिया है m ऋणात्मक है, यानी आवर्धन ऋणात्मक है, मैग्निफिकेशन। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब बिंब से छोटा है, नहीं होगा ये। बिंब और प्रतिबिंब छोटा बड़ा से नहीं कुछ अंतर पड़ता है, बिंब से बड़ा है ये भी नहीं होगा, सीधा है ये भी नहीं होगा, उल्टा है, यानी प्रतिबिंब जो है बिंब से उल्टा होगा। ये 19वां को समझो, m का मान ऋणात्मक कब होगा? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो इसमें है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा है, होगा ये, समझा कैसे? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, m का मान प्लस होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। तो इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनने पर m का मान ऋणात्मक होता है। इस तरह तुम लोगों को प्रकाश के परावर्तन में 19 ऑब्जेक्टिव है, ये समाप्त हुआ और खाली स्थान है। इसके बाद प्रारंभ होगा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन।